बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अब ब्रिगेडियर फाइक को बहुत इश्क है नवाज शरीफ से। मुझे नहीं लगता वो नवाज शरीफ को मायूस करेगा वहाँ मुजफ्फराबाद वाले डिवीज़न के इलेक्शन में, ऐसा नहीं वो करेगा। अब ये एक सरदार अमान कश्मीरी हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो स्टेटमेंट में पर लिखा हुआ है। उन्होंने कहा जी अब दो ही तरीके बाकी हैं। पहला तरीका ये है कि हम सारे लोग आगे बढ़ते रहें, यानी मुजफ्फराबाद की तरफ जाएं, आगे बढ़ें और एहतजाज को शिद्दत लेकर आए उसमें, तो सरकार गोलियां चलाएगी। तो सरदार अमान कश्मीरी ने कहा कि जी हो सकता है कि हम आधे लोग मर जाएं, लेकिन आधे लोग तो पहुंच जाएंगे, और जब हम पहुंच जाएंगे तो बचेंगे हुक्मरान भी नहीं। ये बात सरदार अमान कश्मीरी ने कहा। और दूसरा रास्ता उन्होंने कहा, दूसरा रास्ता यह है कि आप री इलेक्शन करवाएं, लोगों को मौका दें, लोग अपनी हुकूमत खुद मुंतखब करें, अपनी हुकूमत खुद बनाएं, फेयर इलेक्शन हो ना आज़ाद कश्मीर में। तो इसका मतलब यह है कि पहली मरतबा ड्यूरिंग इलेक्शन ही ये मुतालबा सामने आ गया कि री इलेक्शन करवाया जाए और फेयर गेम की जाए आज़ाद कश्मीर में, सबको मौका दिया जाए, जिसको लोग वोट डालें उसकी हुकूमत बन जाए तो मामला ठीक हो जाएंगे। ये बात आज सरदार अमान कश्मीरी ने उस वक्त कही जब इलेक्शन का मिड आया हुआ है। एक मरहला हो गया, एक मरहला बाकी है और बीच वाला मरहला चल रहा है। तो इलेक्शन के बिल्कुल मिड में उन्होंने ये बात की कि री इलेक्शन करवाओ। और आप मेरी बात लिख कर रखें, आज़ाद कश्मीर में जब तक री इलेक्शन नहीं होगा तब तक ये मसला हल नहीं होगा। उल्टा लटक जाए, सीधा लटक जाए, जो मर्जी करें, जितना मर्जी जोर लगाएं, आज़ाद कश्मीर में री इलेक्शन इन्हें करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम आधे मर जाएंगे, तो इसका क्या मतलब है? कश्मीरी जो है ना, ये भागते भूगते नहीं है, इन्हें गोलियां मारती है फौज, ये वापस अपने घर में जाके छुप नहीं जाते। इन्हें गोलियां मारते हैं, इनको शहीद किया जाता है, रेंजर्स वाले मारते हैं, तो ये दोबारा निकल के आ जाते हैं। ये अपने जख्मियों को अस्पतालों में छोड़ के आते हैं, अपने शहीदों को दफना के आते हैं, फिर आके वहीं खड़े हो जाते हैं। और जब घुमसान की लड़ाई चल रही होती है ना, गोलियां चल रही हैं, वहां पे लड़ाई क्या है, वो हमला ही हो रहा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेज का क्रैकडाउन। जब बड़ा खौफनाक क्रैकडाउन भी होता है, उस वक्त भी इनके नौजवान आवाजें लगा रहे होते हैं। मैंने वीडियोस देखी है कि नसिया जे ना कि भागना नहीं है आपने, यहां से आपने यहां रुकना है, यहां से जाना नहीं है आपने। नौजवान इस तरह आवाजें लगा रहे होते हैं। तो कश्मीरियों ने बड़ी हिम्मत दिखाई है, बड़ी मजबूती दिखाई है। बहरहाल इस दफा नून लीग ने थोड़ा बहुत विजुअल्स बनाए, लेकिन टर्नआउट जो है वो 10% भी नहीं बताया जा रहा है, 10% के आसपास है। शाम तक ये टर्नआउट आप देखेंगे 50% से भी ऊपर चला जाएगा और जाली फॉर्म 47 जारी कर दिए जाएंगे। मोहसिन नकवी के बयानात ने एक मुसीबत अजीब सी डाली हुई है। मोहसिन नकवी के स्टेटमेंट का एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूं। उसने कहा कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से जितने मर्जी ताल्लुकात अच्छे हो जाएं, अगर हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये मोहसिन नकवी ने कहा। मेरी नज़र में ये स्टेटमेंट ही गलत है कि फील्ड मार्शल के अमेरिका से ताल्लुकात जितने मर्जी अच्छे हो जाएं, हमारा निज़ाम ठीक नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं। ये निज़ाम तब तक ठीक नहीं होगा जब तक कि फील्ड मार्शल या आर्मी चीफ अमेरिका से ताल्लुकात बनाना बंद नहीं करते। किसी आर्मी चीफ का, फील्ड मार्शल का, किसी सरकारी मुलाजिम का कोई हक नहीं है कि वो जाए और जाके एक दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात बनाए। ताल्लुकात हमेशा दो मुल्कों में बनते हैं। जो अफराद के ताल्लुकात होते हैं वो अफराद के मरने के बाद या उनके इस दुनिया से जाने के बाद या उनके रिटायर होने के बाद या उनके हुकूमत से निकलने के बाद वो ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं। अमेरिका के साथ रियासत पाकिस्तान को डील करना है, अपने फॉरेन ऑफिस के जरिए से डील करना है। जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने अमेरिका के साथ डील करना है, अपनी पॉलिसी के मुताबिक डील करना है। फील्ड मार्शल के ताल्लुकात का हमेशा हमें नुकसान हुआ। एक ये तो एतराफ़ किया मोहसिन नकवी ने कि फील्ड मार्शल ने अमेरिका से अपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए। और याद रखिएगा, जब भी किसी जर्नैल ने अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाए हैं, पाकिस्तान ने उसकी कीमत चुकाई है। अयूब खान के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बहुत अच्छे थे। पाकिस्तान में जमहूरियत की मंजीर ठोक दी थी उस आदमी ने। मादरे मिल्लत फातिमा जिन्ना को उसने गद्दार करार दे दिया था, बेड़ा गर्क किया पाकिस्तान के सारे जमहूरी कल्चर का। याया खान के अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, पाकिस्तानी दो टुकड़े कर दिया इन्होंने। फिर बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिका के साथ जो ज़िया-उल-हक के ताल्लुकात थे वो किसी के भी नहीं थे। अमेरिकन पाउंड होके पीते थे ज़िया-उल-हक के, और ज़िया-उल-हक के दिए हुए तोहफे पाकिस्तान आज भी भुगत रहा है। क्लाशनकोफ हो गई, मनशियात हो गई, जहाद हो गया, जंग हो गई, आग लगी हुई है, वो सारा तब से हमारे पीछे है। एक जनरल मुशर्रफ, अमेरिका उससे बहुत खुश था,
वो अमेरिकन लड़ाई लड़ रहा था सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगा के। अमेरिका उससे भी बड़ा राजी था और पाकिस्तान की, जब कभी किसी जर्नैल के ताल्लुकात अमेरिका के साथ बने हैं ना, उसका नुकसान हमेशा पाकिस्तान को हुआ है। आज ये फील्ड मार्शल ने अमेरिका के साथ जाती ताल्लुकात बना लिए ना, पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। हमारी फौज जो है वो यमन के बॉर्डर पे खड़ी है, ये दावा सामने आ गया। इसकी तफसीलात मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ये यमन के जो ईरान के अंदर सफ़ीर है, उन्होंने ये पैगाम दिया है पाकिस्तान में कुछ लोगों को, जिनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब का नाम लिया जा रहा था। बताया यह गया है कि पाकिस्तानी फौजी यमन के खिलाफ सऊदी अरब की तरफ से जंग लड़ रहे हैं या लड़ने के लिए भिजवा दिए गए हैं और तैयारियां पूरी हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है ये, कि कौम को नहीं पता कि आपकी फौज कहां लड़ रही है, किसके साथ लड़ रही है। कौम को यह भी नहीं पता कि आपने सऊदी अरब के साथ क्या मुआहदा किया, कतर के साथ क्या मुआहदा किया, आप किस मुल्क के साथ क्या बात करने जा रहे हैं। ये बोर्ड ऑफ पीस, जिसे बोर्ड ऑफ नेतन्याहू भी कहते हैं, उस बोर्ड के अंदर क्या चल रहा है, कौम इसके बारे में कुछ नहीं जानती। तो अगर पाकिस्तान का निज़ाम आपने ठीक करना है तो उसका आसान तरीका यह है कि फील्ड मार्शल अमेरिका के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म कर दें और अमेरिका के साथ वो अपने ताल्लुकात ना रखें। लेट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिसाइड, और जो पाकिस्तान की स्टेट है वो ये फैसला करे कि उन्होंने क्या करना है। फील्ड मार्शल स्टेट नहीं है, वो एक सरकारी मुलाजिम है, तो वो इन चीज़ों में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ अब मामला अपने हाथ में उन्होंने लेने का फैसला किया है। लेकिन मियां नवाज शरीफ मामला क्या अपने हाथ में ले सकते हैं? हमने कई दफ़ा इस बारे में उम्मीद भी जाहिर की, हमें लगा कि शायद नवाज शरीफ मामला अपने हाथ में ले लें, कोई इस्टेब्लिशमेंट के साथ वो मामला कता करें, वो ये सोचें कि यार इस्टेब्लिशमेंट ने बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, तो सियासतदानों को मिलकर बैठना चाहिए। लेकिन हमने देखा कि जब जब मामला हाथ में लेने का मौका आया, नवाज शरीफ ने हाथ में बुरश पकड़ लिया। तो वो हाथ में मामलात नहीं लेते मियां साहब, मियां साहब हाथ में बुरश लेते हैं और फिर दूसरे हाथ में पॉलिश लेते हैं और फिर चमकाई शुरू कर देते हैं बूटों की। मियां साहब ने मामला संभालने की बजाय हमेशा बूट संभाला है। अभी तक का जो मंजरनामा हम देख रहे हैं उसमें तो यही हुआ। मियां साहब ने मामलात को कंट्रोल करने की बजाय पॉलिश को कंट्रोल किया है। मियां साहब मामलात हाथ में नहीं लेते, बुरश हाथ में लेते हैं, जो हमने देखा और जो हमें समझ आई। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि हमें मायूस नहीं होना चाहिए। हमें मियां नवाज शरीफ से ये उम्मीद करते रहना चाहिए कि शायद किसी दिन मियां साहब के अंदर से कोई इनकलाबी जाग जाए, शायद किसी दिन उन्हें होश आ जाए। और मैं बताऊँ नवाज शरीफ को अब होश कब आएगी? जब एस्टेब्लिशमेंट की पूरी तरह मंजी ठुक के बेड़ा गर्क हो जाएगा। जब बेड़े ही गर्क हो जाएगा ना एस्टेब्लिशमेंट का, तब मियां साहब कहेंगे ठीक है, इस लड़ाई में मैं भी हिस्सा बनता हूँ। क्योंकि जब तक मियां साहब को यह लगता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट में ताकत बाकी है और ये मुझे और मेरी बेटी को और मेरे भाई को जेलों में भी डाल सकते हैं, इक़्तिदार से भी निकाल सकते हैं, हमारी करप्शन भी पकड़ सकते हैं, तो तब तक मियां नवाज शरीफ साहब ने किसी किस्म का मामला हाथ में नहीं पकड़ना। मियां साहब ने तब तक मुझे लगता है कि बुरश ही हाथ में पकड़ना है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।